तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके सिलेबस में दिए हैं, यानी टोटल ही 3 दिए थे। उसने एक यूएनओ दिया है, वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब उसमें यूएनओ के आर्टिकल्स कितने हैं, यूएनओ के कौन से आर्टिकल, इतना आपको मतलब चार्टर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इकोनॉमी के अंदर लास्ट टॉपिक दिया होगा वो देखना। साथ में पॉलिटी के अंदर एक और टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया होगा सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, हम ये 2 कंप्लीट कर लेंगे। आज आपको जो होमवर्क के तौर पे करना है, ब्रिटिश गढ़वाल का पोर्शन करोगे। यानी आप जब अंग्रेज यहाँ ब्रिटिश गढ़वाल में शासन कर रहे थे, कुमाऊं में शासन कर रहे थे, उस पोर्शन को मैंने कराया था। उत्तराखंड के आप वो पोर्शन कंप्लीट कर लेना। हिंदी के अंदर जो आपका आज कंप्लीट करना है, हिंदी साहित्य वगैरह आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मुहावरे विलोम मैंने आपसे डेली कहा है कि पढ़ना। उसके बाद फिर से आप लोग स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर आपका छूटा है उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और जीएस के अंदर आपको क्या करना है, इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जितना मैंने लूसेंट से करा रखा है वो अगर आपने कर लिया, इंडियन पॉलिटी आप लोग शुरू कर सकते हैं मेरी वीडियो के साथ साथ और इंडियन मतलब लूसेंट के साथ साथ। ठीक, देखिए आपको हेडिंग डालना है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? विश्व में जो भी व्यापार से संबंधित निगरानी करने वाली संस्था है, यानी वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, विश्व व्यापार में एक प्रकार से क्या करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सदस्य राष्ट्रों में निगरानी रखने के लिए एक संगठन बनाया गया व्यापार के क्षेत्र में, जिसको बोला जाता है WTO विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए इससे संबंधित आपके एग्जाम की दृष्टि से वनडे एग्जाम में क्या फैक्ट आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कितने को स्थापना? ये बना था आपका 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995 में। ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसकी स्थापना, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी मराकेश समझौते के तहत। ये क्वेश्चन आता है आपसे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन विश्व में मराकेश समझौते के अंतर बना था? मराकेश मोरक्को में पड़ता है। ठीक है, मराकेश समझौते से, मराकेश समझौते से इसका गठन हुआ था, याद रखना। और मराकेश समझौता जो हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1994 को। 15 अप्रैल, ये इसका ईयर नहीं पूछेगा आपसे या सन वन इसका। ठीक है, ये खाली ऐसे पूछता है कि कौन सा संगठन अपने आप में, मराकेश समझौता, मराकेश मोरक्को में पड़ता है, इसके तहत इसका गठन हुआ था, याद रखना। इसका भी कोई ना कोई हेडक्वार्टर होगा, कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, याद रखना है इसको। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, यानी अगर ये WTO है, कुछ काम कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई मेंबर होंगे विश्व के। तो 164 इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, जो कि अपडेट करते रहना, अपडेट समय के साथ साथ होते रहेंगे। और जो लास्ट मेंबर इसमें बना था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, और ये अफगानिस्तान कब इसमें शामिल हुआ था? सन 2016 में इसमें शामिल किया गया था, ये याद रखना। अब इसके लीडर कौन है, इसके मुखिया कौन है, ये आपको सर्च करना होगा। ये आप सबसे मतलब खुद ही आप लोग इसके लीडर का नाम लिख लोगे। ठीक है, इसका जो भी लीडर है ये आपको नेट से सर्च करना है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो स्थापना पढ़नी है, मुख्यालय पढ़ना है, सदस्य राष्ट्र पढ़ने, लास्ट कौन इसमें सम्मिलित हुआ ये याद रखना, और किस समझौते के तहत WTO का निर्माण हुआ था आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसके पीछे जाते हैं, बैक में जाते हैं। याद रखना मैंने आपको क्या बताया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व में इस प्रकार की चीजें दोबारा न हो, इसके लिए सभी विश्व के अधिकांश देश एक मंच पे आए और अलग अलग टाइप के उन्होंने संगठन बनाने शुरू किए, जिनमें प्रमुख था यूएनओ, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया आपको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके साथ साथ कई अलग अलग सेक्टर में, यानी उधार देने वाली, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ के लिए, तो हर सेक्टर में संगठनों का निर्माण होता रहा। उसी क्रम में देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इसको लिखना नहीं है, आप सिर्फ समझना। आप ये सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या संगठन बने, जैसे यूएनओ मैंने आपको बताया था एक, ठीक है, और ऐसे ही IMF बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक विश्व बैंक बना था। विश्व बैंक क्या देता है? सदस्य राष्ट्रों को डेवलपिंग जो वर्क होते हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट वगैरह उसके लिए ऋण देता है। ठीक है, तो ऐसे ही IMF है। इसी प्रकार के से अनेक संगठन बनते गए, तो उन्हीं के क्रम में अपने आप में इसका भी नाम आने लगा। उसका नाम उस टाइम पे था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके एक संकल्पना लाई गई थी कि हम लोग एक ITO बनाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सफल नहीं हो सका, अभी बताता हूँ इसमें क्या था।
ये जो संगठन है ये अपने आप में अलग से एक टॉपिक में आपको बाद में हल्का सा आइडिया दे दूंगा। इनको ये जो दोनों संगठन थे ये अपने आप में किसके तहत बने थे, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। इसको याद रखना, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कौन से दो संगठन ब्रिटेन वुड्स समझौते की जुड़वा बहनें कहा जाता है, आईएमएफ और विश्व बैंक। तो इसको लिखो ब्रिटेन वुड समझौते के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, यहाँ पे है नहीं इसकी जगह, यहाँ पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसको लिख लो, ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत बने थे। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत एक अन्य नाम आया था, उसका नाम था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक संगठन की मांग की गई थी आईटीओ, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो चुका क्योंकि इसमें कई सदस्य राष्ट्र जैसे अमेरिका खुद ही ये कहने लग गया नहीं मुझे इसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल कंट्री थी। आप अमेरिका को हटाने के बाद एक ऐसा संगठन बना दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उसी क्रम में हवाना एक सम्मेलन हुआ था 1948 में। कहां पे? हवाना समझौता हुआ था। ये पेपर में नहीं आएगा, ये ऐसे बता रहा हूं आपको मैं, हवाना सम्मेलन। इसमें क्या किया था, 56 कंट्री ने भाग लिया था आईटीओ के लिए। कितने कंट्री ने? 56 कंट्रीज में भाग लिया था और लगभग 53 कंट्रीज ने इसमें साइन किए हुए थे। हवाना सम्मेलन जो 1948 का था, इसमें 56 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। 56 कंट्री जो थे और 53 ने इसमें क्या किया था, साइन किया था इसमें कि हम एक आईटीओ बनाते हैं। लेकिन अमेरिका ने इससे मुकर गया। अमेरिका ने कहा नहीं, मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। तो बिना अमेरिका के आप ऐसे इस चीज़ की चला दो, ये पॉसिबल नहीं था। तो चलो फिर लास्ट में कहा यार ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो सफल नहीं हो सकते, लेकिन एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, भले ही ऑर्गेनाइजेशन ना बनाओ, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसका मुख्य काम क्या होगा, विश्व में अपने आप में व्यापार और को बढ़ावा देना। और जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ क्या होता है, जब कोई देश से अपने आप देश में आप सामान मंगाते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, नहीं प्रशुल्क उसको हिंदी में जो शब्द बोला जाता है, उसके लिए हिंदी शब्द है प्रशुल्क। इस शब्द को ध्यान रखना, इसका यूज करूंगा मैं, या इसको इंग्लिश में टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, TARIEFF, टैरिफ। टैरिफ या प्रशुल्क जो होता है अपने आप में क्या होता है, विदेशी वस्तुओं पे जब आपके देश में कोई सामान आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको प्रशुल्क लगता है, प्रशुल्क। तो आईटीओ तो सफल नहीं हो सका। आईटीओ की जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर में पूछा जाता है उसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यानी एक गेट का संकल्पना सामने आई, यानी GATT। इसका फुल फॉर्म लिखना है इंग्लिश में आप, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। गेट जो था WTO का पूर्ववर्ती रूप था, यानी गेट से ही WTO सामने आया, क्योंकि आईटीओ जो मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो तो सफल नहीं हो सका। तो इन्होंने कहा यार ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो रहा, तो हम लोग एक गेट की स्थापना करते हैं जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये अपने आप में एक मतलब गेट था, यानी इसका हिंदी में जो इसका रूप होगा वो जनरल एग्रीमेंट, यानी एक प्रकार का सामान्य समझौता था। किस चीज के लिए? ट्रेड एंड टैरिफ के लिए, नहीं, व्यापार और प्रशुल्क के लिए सामान्य समझौता, इसको आप लोग बोल सकते हैं। व्यापार के लिए, व्यापार और प्रशुल्क के लिए सामान्य समझौता, व्यापार और प्रशुल्क मतलब टैरिफ, प्रशुल्क हेतु सामान्य समझौता, ठीक है। इसको अस्तित्व में आया ये, और इसको जो गेट था इसको जो साइन किया गया था, ये साइन अपने आप में हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। 23 देशों ने इसको साइन किया था। 30 अक्टूबर 1947 में इसमें 23 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, साइन किया हुआ था कि हाँ हम एक इस एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जिसका मुख्य काम क्या होगा, जो व्यापार है, यानी मतलब आप ट्रेड व्यापार कर रहे हो, टैरिफ यानी एक दूसरे देशों में जो मतलब सामान वगैरह आते हैं उस पर कितना टैक्स लगाना है उसके लेके था, कितना नहीं लगाना है, सब चीज़ उसके लिए था। और ये जो अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1948 से वर्किंग में आया, ठीक है, यानी वर्किंग इसकी शुरू हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, गेट का फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार, इसको ध्यान रखना, इंग्लिश में लिखा होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आपको लिखना है, और व्यापार और प्रशुल्क हेतु सामान्य समझौता, ये कब अस्तित्व में आया। और ये गेट के बारे में लिख लो, ये WTO का पूर्ववर्ती रूप, WTO का पूर्ववर्ती
रूप था, ठीक है। यानी इसका पहले का रूप जो अपने आप में था वो क्या था, गैट था। इसका मुख्य काम क्या था आपको मैंने बता दिया, प्रशुल्क वगैरह का निर्धारण करना। फिर क्या हुआ, गैट के अलग अलग दौरे हुए, समझौते हुए, अलग अलग टाइम पे सम्मेलन हुए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जब इसका 8वां सम्मेलन यानी समिट चल रहा था उरुग्वे नामक एक जगह पे, तो गैट के महानिदेशक हुआ करते थे, उनका नाम डंकन था। उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसको डंकन प्रस्ताव कहा जाता है, उसी के माध्यम से डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर देना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो लिखो, गैट के 8वें दौरे के उरुग्वे दौरे के दौरान, उरुग्वे दौर के दौरान, गैट के 8वें दौर में, यानी 8वां सम्मेलन जब था, यानी 8वां मीटिंग थी उनकी, दौर में क्या हुआ था, उरुग्वे नामक एक जगह पे सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उरुग्वे सम्मेलन, उरुग्वे सम्मेलन से डब्ल्यूटीओ क्या आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। ये आपको ध्यान रखना है, ये डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया, उरुग्वे सम्मेलन के दौरान 8वें दौरे का समझौता था, 1 जनवरी 1995 का ये अपने आप में अस्तित्व में आया, ठीक है। ये अपने आप में क्या था, डब्ल्यूटीओ का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए डब्ल्यूटीओ क्या करता है, विश्व में व्यापार के लिए, विश्व में सदस्य जो इसके देश होंगे, इसके जो मेंबर हैं, उनके बीच विवादों का निपटान करना हो गया, यानी जो गलत रणनीति लेके आते हैं व्यापार के लिए उसको रोकना हो गया, सदस्य राष्ट्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नाम से ही लग रहा है आपका वनडे एग्जाम में इस टाइप की चीज नहीं पूछेगा। बेसिकली 3 सिद्धांतों पे काम करता है। कितने सिद्धांत है इसके, 3 सिद्धांत बेसिकली इसके जो हैं, जिस पर डब्ल्यूटीओ क्या करता है, काम करता है। वो 3 सिद्धांत आपको मैं बताता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं भारत के साथ क्या विवाद इसका है, ठीक है। 3 सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है उसको बोलता है रेसिप्रोसिटीज। क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोसिटीज, ठीक है। मतलब ये अपने आप में एक प्रकार का क्या है, मैं आपको बताता हूं, इसको लिख लिया आप, रेसिप्रोसिटीज, रेसिप्रोसिटीज, ठीक है। पहला सिद्धांत ये है, हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिला, आप लोग फिलहाल सिर्फ इतना लिख लीजिए, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा सिद्धांत इसका है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN लिखना, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अखबारों में आता है भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, हटाया, इस टाइप की चीज। और तीसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। क्या लिखोगे, नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। आपने ये 3 सिद्धांत लिखने हैं जिसमें ये काम करता है। ये रेसिप्रोसिटीज क्या होता है, इसमें इसका सीधा सीधा मतलब है आप वही करोगे जो मैं कर रहा हूं। इसका मतलब बाई चांस 2 देशों के बीच व्यापार हो रहा है, किसी ने कहा मैं आपके सब चीजों पे इतना टैक्स लगा दूंगा, इतना करूंगा, तो आपको इतना रिलीफ दूंगा, आप ये करोगे, मैं ये करूंगा, तो एक प्रकार से समान एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, इसका क्या मतलब होता है, रेसिप्रोसिटी। यानी जैसा एक राष्ट्र करेगा वैसा दूसरा राष्ट्र, जैसा एक राष्ट्र व्यापार के मामले में और चीज में नहीं, वैसा दूसरा राष्ट्र करेगा, दूसरा राष्ट्र, ठीक है। अगर किसी देश ने कहा हम आपके सामान पे इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, ठीक है। दूसरा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, यानी अगर आपने किसी राष्ट्र को अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन बना दिया, बाई चांस भारत ने कहा चलो ब्रिटेन के साथ मेरा FMN समझौता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता हूं, अब ऐसा नहीं कि उसकी वस्तुओं को आप बहुत सस्ते रूप में आप उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हो और अपने मार्केट में लेके आ रहे हो, इंडियन मार्केट में, दूसरे देश के सामान पे आप बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा रहे हो ताकि आपके मार्केट में इतना महंगा हो जाए कि बिके ही ना, ऐसा भेदभाव नहीं करोगे। तो यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन से क्या होगा, भेदभाव, यानी भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ समझना है आपको। और तीसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब अपने देश के सामान के साथ और दूसरे देश के सामान के साथ आप भेदभाव नहीं करोगे। बाई चांस पता लगा आपके देश में कोई चीज बन रही है, कोई एक LED बल्ब बन रहा है, वो आपके देश में बना हुआ है, और आप एक दूसरे देश से, क्योंकि आप दूसरे देश से आने से रोक नहीं सकते हो क्योंकि अभी पूरा ग्लोबलाइज सिस्टम हो गया, आप WTO के मेंबर हैं, तो दूसरे देश के सामान को भी आपको आने देना होगा, ऐसा नहीं कि उसको रोक दो। तो आप ऐसा नहीं कि अपने देश के सामान के साथ ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों तक घर घर पहुंचा रहे हो और उससे ये कह रहे हो कि आप इस पर बहुत कम टैक्स लेंगे और दूसरे देश के सामान को बहुत टैक्स लगा के महंगा कर दिया ताकि आपके मार्केट में बिके ही ना, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब होता है नेशनल ट्रीटमेंट, स्वदेशी व विदेशी वस्तु के साथ समान व्यवहार, स्वदेशी व विदेशी वस्तु के साथ समान व्यवहार, ठीक है।
ये 3 सिद्धांतों पे चलता है, आप लोग इसको सिर्फ ध्यान रखोगे। अब देखो इंडिया के साथ क्या दिक्कत है, इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम इसमें आती है, वो मैं आपको बताता हूं। भारत विश्व व्यापार का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, संस्थापक सदस्यों के तहत ही इसका भी आया था, 1948 के आसपास ही जुड़ गया था। लेकिन ये क्या कहते हैं कि अब ये तो फ्री ट्रेड के पक्षधर हैं आप लोग, मतलब जो व्यापार करते हो ये भारत से इसके सदस्य, अब किसका प्रभाव होगा, जिसकी इसमें ज्यादा पैसा होगा, जिस राष्ट्र ने, अमेरिका वगैरह जो विकसित राष्ट्र हैं उनके वहाँ इतना डेवलपमेंट है, वो ये नहीं चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, अब भारत हर किसी को फ्री में, मतलब हर किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसे डेवलप्ड कंट्री करते हैं। ये तो इतना बड़ा देश है, इतनी गरीबी है, तो लोगों को सब्सिडी देगा भारत। क्यों सब्सिडी? इसलिए देगा ताकि लोगों को ईजिली यानी कम रेट पर चीज़ों को मिल सके, और भारत सपोर्ट करेगा, सरकारी सपोर्ट हर जगह होगा। लेकिन विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं चाहते, क्यों? उनको लगता है अगर भारत अपनी वस्तुओं पर, अपने किसानों के साथ, अपने एग्रीकल्चर में अगर भारत लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा, उत्पादकों के साथ खड़ा होगा, तो इनकी वस्तुओं को सरकार का सपोर्ट हो जाएगा, और हमारी जो वस्तुएं हैं उनको क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में महंगी हो जाएंगी, क्योंकि यहां सरकार सब्सिडी देकर चीजों को हल्का कर देगी, तो हमारी चीजें बिकेंगी ही नहीं। तो इस प्रकार की कई सब्सिडी वगैरह को लेकर विवाद हैं। अब ये वनडे एग्जाम है, इसकी दृष्टि से मैं आपको ये सब चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ, कभी समय आएगा तो मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा। अब इंडिया के साथ क्या क्या दिक्कत है देखो, लेकिन भारत इनके एग्रीमेंट को कई चीजों में नहीं मानता है, और किन चीजों में नहीं मानता देखो। एग्जांपल, भारत ने पीडीएस प्रणाली शुरू की, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो भारत क्या करता है, राशन फ्री में यानी कम रेट पे देता है। विदेशी लोग चिढ़ते हैं, भारत कई जगह सब्सिडी देता है, उससे विदेशी परेशान है। भारत ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया। भारत को पता है कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हर कोई ये 100 रुपए किलो बासमती नहीं खा सकता है, तो भारत ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेके आया। इससे वो परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि भारत अपनी जनसंख्या का पेट तो इन चीज़ों से भर दे रहा, हमारी चीज़ें कैसे बिकेंगी। तो कई इतने विवाद हैं बहुत ज़्यादा WTO में भारत के साथ और विश्व के विकासशील देशों के साथ, तो वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी इसके जो पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं वो लिख लो, पर्यवेक्षक। इसमें 25 देश के क्या है, पर्यवेक्षक है, ये आप लोग ध्यान रखना। पर्यवेक्षक का मतलब होता है वो इसके मेंबर तो नहीं होंगे, लेकिन इसके सम्मेलन वगैरह में भाग ले सकते हैं, उसको बोलते हैं पर्यवेक्षक देश। उसकी संख्या है 25, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और लास्ट एक चीज, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना, पर्यवेक्षक के अलावा सदस्य तो मैंने आपको बताए, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, भारत के अलावा जो चीन है, चीन इसमें बहुत लेट शामिल हुआ 2002 में, ठीक है। रूस तो और भी लेट शामिल हुआ 2012 में, और भारत तो 1948 से इसमें शामिल है, ठीक है। अब जो है इसके आगे जो आता है आपका WTO के बारे में, वो देखो होती है WTO के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूं किसी चीज का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ये क्या करता है, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ताकि चीज़ें ग्लोबलाइज हो जाए। और इसमें प्रभाव किन लोगों का है, जो विकसित राष्ट्र हैं, जिसका ज़्यादा डोनेशन जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, दो चीज़ों को ये हमेशा गलत मांगता है, ये लिखना नहीं है आपको। एक NTB, एक टर्मिनोलॉजी आती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ मैंने क्या कहा, प्रशुल्क, यानी जो आप अपने देश में सामान मंगाते हो उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है। NTB यानी नॉन टैरिफ, यानी उसके अलावा जो ये रोक टोक लगा रहे हैं। दूसरा NTM, नॉन टैरिफ मेजर्स, दो। और तीसरा ये जो है डंपिंग को गलत बताता है, यानी डंपिंग को क्या करता है, गलत बताता है। कौन, WTO। अब बताता हूं, देखो होता क्या है, जैसे A एक देश है, B एक दूसरा देश है, इसके वहां से जब कोई सामान जाएगा यहाँ, या इसके यहाँ से जो आएगा, इसकी जो सीमा है, बाउंड्री पे, इस पे जो शुल्क लगता है उसको बोलते हैं प्रशुल्क, यानी टैरिफ्स, जो मैंने आपको अभी बताया था। और टैरिफ लगेगा, सपोज यहाँ से कोई वस्तु 100 रुपए की आई, यहाँ पर 10 रुपए टैक्स लगा दे, तो इस देश में वस्तु कितनी की हो जाएगी, 110 की। और सेम चीज यहाँ पे जाएगी, जैसे यहाँ से कोई वस्तु आई 100 रुपए की, और यहाँ पे 10 रुपए लगा, और वो 110 रुपए की हो जाएगी, इस मार्केट में 110 की बिकेगी। ये तो चलो ठीक है, लगा दिया उनने। लेकिन कई देश क्या करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो ये नहीं चाहते। देखो WTO में तो उन्होंने साइन किए हुए हैं, वो मानते हैं हम साइन करते हैं, खासकर अमेरिका वगैरह और जो भी विकसित राष्ट्र हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत चालाकी से वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा सामान तो इनकी मार्केट में खूब जाए, लेकिन इनका हमारे वहां ना है, ये चाहते हैं वो कई चीजें। क्योंकि अगर ना आए, अब ऐसा रोक तो नहीं सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि WTO के मेंबर हैं, वो तो ये कहता है भेदभाव नहीं करोगे, एक जैसा व्यवहार कर रहा है वैसे ही दूसरा भी करेगा। भारत क्या करता है, भारत की इतनी ज्यादा जनसंख्या, भारत
फ्री में ये मतलब जो प्रतिस्पर्धा जो डेवलप्ड कंट्री में है, लोग खुद ही इतना उठ गए हैं, कम जनसंख्या, भारत सबको ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकता। सरकार यहाँ कल्याणकारी है, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, तो सरकार को उनको सपोर्ट करना होता है। अभी देखा होगा आपने, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बताया था मैंने, एमएसपी, उसको लेके भी डेवलप्ड कंट्री चिढ़ते हैं। वो ये कहते हैं तुम तो अपने लोगों को पहले ही किसानों को भरोसे में रख देते हो कि तुम्हारा सामान कहीं नहीं बिकेगा, हम एटलीस्ट इस रेट पे खरीदेंगे। तो विकसित राष्ट्रों का ये कहना है सरकार इन राष्ट्रों में संरक्षण दे रही है, जो विकासशील देश है अपने किसानों को, उनको तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे किसान जो है खुद मेहनत करके अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो इनके देश के लोग हमारा सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनके देश में सरकार ने सब्सिडी देकर सामान को डाउन रखा है। यही सबसे बड़ा विवाद है। तो वो दूसरा तरीका सोचते हैं कि कैसे इनके सामान को महंगा किया जाए, उसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे सपोज ये अब इंडिया है, ये यूरोप है, ठीक है, ईयू लिख दिया मैंने, यूरोपीय यूनियन, ये बाउंड्री है इनकी। यहां से इंडिया का एक मैंगो गया, क्या गया, मैंगो, इस देश में मैंगो की पेटी। अब ये क्या कर देगा, बहाने लगाने के लिए ये इस सामान को रोकना चाहता है। ये क्या कह देगा, इस इंडिया में ये दागी आम है, कहेगा दाग लगे हैं और इसमें एक बीमारी है, क्योंकि उनके पास साइंस है, वो कह देंगे इसमें बीमार होने की चीजें है, इसको हम नहीं लेते हैं। तो ये ऐसे रोकने की प्रयास करते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। या जैसे भारत में कोई एक कंपनी है, भारत में कोई भी एक कंपनी है जो कुछ बनाती है, ये मान के चलो एक मतलब कोई कपड़ा बनाए या कुछ भी करे, और यहां से वो अमेरिका को जाना है इंडिया से, ये लोग क्या कहेंगे यहां रोकने के लिए नॉन टैरिफ, बोलेंगे इंडिया के मार्केट में जो है चाइल्ड लेबर है और हमारा देश जो है वो चाइल्ड लेबर का समर्थन नहीं करता है, यहां बाल श्रम इस प्रोडक्ट को बनाने में लगाया गया है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ये इस प्रकार के बहाने ढूंढे जाते हैं विकसित राष्ट्रों के द्वारा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको इतना बता नहीं पाऊंगा। दूसरा एक होता है डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है, जैसे चाइना इसको सबसे ज्यादा यूज करता है डंपिंग को। डंपिंग में वो क्या करेगा, कोई सामान है जैसे, उसका रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने घरेलू रेट से कम कर देगा। यानी सपोज ये मार्कर है, उसके देश में अगर वो 10-15 रुपए का बना है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर 25 रुपए का जनरली ये मार्कर बिकता है, तो वो क्या कर देगा, इसकी कीमत 10 रुपए कर देगा। यानी वो 10 रुपए इसलिए करेगा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अपनी वस्तु की कीमत इसलिए घटाएगा ताकि इसके दूसरे देश में जहां सामान जा रहा है वहां बहुत सस्ता जाए। अमेरिका, चीन भारत के साथ हमेशा यही करता है। इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा, चाइना का प्रोडक्ट यहाँ सस्ता रहता है। अब भारत कुछ कर नहीं पाता है, भारत क्या करेगा, वो डंपिंग कर देता है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपने सामान की कीमत कम करेगा। सामान की कीमत कम करेगा तो दूसरे देशों में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के मेंबर होंगे तो रोक नहीं सकते हैं। तो अपने देश में सामान आएगा तो वो वस्तु की कीमत ऑलरेडी कम होगी। तो भारत में चाइनीज माल इतना सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि वो डंपिंग कर देता है, इतना प्रोडक्शन कर देगा, वो इतना कम उसका रेट रख देगा। लगातार यहाँ का भारतीय माल देखो, फोन चाइनीज, हर चीज चाइनीज, घर घर में चाइनीज पड़ा है, वो इसीलिए होता है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ कहता है आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। एंटी डंपिंग, इसको वो सही मानता है, इसको तो गलत मानता है, लेकिन एंटी डंपिंग को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब अगर कोई राष्ट्र डंपिंग कर रहा है आपके देश में, आप उस पर टैक्स लगा दो सीमा पे, और क्योंकि उसने डंप किया है आप उस पर टैक्स लगा के उसके रेट बढ़ा दो। ये चीजें लोग करते हैं, आपको बताऊंगा कभी, ठीक है। लास्ट पॉइंट डब्ल्यूटीओ के बारे में आता है। डब्ल्यूटीओ के आप क्या लिखोगे, प्रमुख जो मतलब इसके निकाय हैं, यानी एक प्रकार के प्रमुख संस्थाएं लिख लो। डब्ल्यूटीओ की क्या क्या संस्थाएं, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। संस्थाएं, एक इसकी संस्था है उसको बोलते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सबसे प्रमुख है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है इसका प्रमुख संस्थान है, यानी निर्णयकारी संस्था है इसकी। अगर आपसे कभी पूछता है डब्ल्यूटीओ की सबसे महत्वपूर्ण निर्णयकारी संस्था कौन सी है, यानी जो निर्णय लेगी, उसका नाम है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और पहला इसका सम्मेलन हुआ था 1994 में, ठीक है, और ये हुआ था सिंगापुर में। अब आपको क्या करना है, डब्ल्यूटीओ का लास्ट जो रिसेंट मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसको नेट से सर्च कर लेना, यानी नेट में डालना डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की सूची, जो लेटेस्ट होगा उसको नोट कर लेना है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसकी निर्णयकारी संस्था पूछता है तो ये। दूसरा इसकी, इसमें एक सामान्य परिषद होती है, जनरल काउंसिल बोलते हैं उसको, सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल। इसका काम क्या होगा, प्रशासनिक कार्य करेगी, प्रशासनिक कार्य करेगी, ठीक है। तो प्रशासनिक कार्य लिखो। एक इसका होता है विवाद निपटार संस्था, यानी विवाद निराकरण निकाय जिसको बोलते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी विवाद निकारण निकाय, विवाद निकारण निकाय, यानी इसको बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डीएसबी, ठीक है। ये जो काम करेगा ये यही करेगी। यानी अगर कभी आपसे पूछता है डब्ल्यूटीओ की कौन सी संस्था डीएसबी विवाद निकारण निकाय का काम करती है, तो सामान्य परिषद द्वारा, इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सामान्य
परिषद द्वारा। सदस्य राष्ट्रों के बीच कोई विवाद हो गया तो उसको निपटाने का काम करती है। इसके अलावा इसमें एक आता है अपने आप में सामान्य परिषद का, इसके अलावा आता है एक इसी के अंदर आपका जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करेगा, यानी इसको संस्था को लिखो ट्रेड यानी व्यापार पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी TPRB यानी ट्रेड पॉलिसी व्यापार नीति को रिव्यू कर रहा हो उसकी समीक्षा करने वाली बॉडी है। और इस TRPB भी कौन करता है? सामान्य परिषद द्वारा। ये भी किसके द्वारा किया जाएगा? सामान्य परिषद द्वारा ही इसको क्या किया जाता है? निपटाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये तो बेसिक चीजें थी। एक काउंसिल्स वगैरह भी होती है, काउंसिल भी लिख लो, काउंसिल से भी लिख दो। ठीक है, इतना आपका संस्थाएं होती हैं, ये बेसिक आती हैं, ये आप लोग ध्यान देना। बाकी इसके जो समझौते होते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के समझौते हैं। एग्रीकल्चर पे समझौता है, इसके अलावा टेक्सटाइल और क्लॉथिंग पे समझौता है, इसके अलावा आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बोलते हैं जो आपकी बुद्धि से जो चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, जो आपकी बुद्धि यानी उसकी क्या है अपने आप में प्रॉपर्टी है, यानी आपके माइंड ने उसको जनरेट किया, उस पर जो समझौते हैं वो मैक्सिमम समझौते इसके 1994 में हुए। लिखो इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख दो, इसको एंड करते हैं WTO को। तो लिखो WTO के अधिकांश समझौते 1994 में हुए, यानी 1994 के समझौते लिखो, 1994 समझौते, जब ये WTO अस्तित्व में आया था। ठीक है, उससे पहले क्या क्या समझौते हुए? एक हुआ एग्रीकल्चर पे, क्या किस पे लिखोगे? कृषि पर, कृषि पर, इसको बोलते हैं क्या? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लिख देना इसको। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर 94। दूसरा हुआ था अपने आप में किसको? ट्रिम्स बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स बोलते हैं उसको, ट्रिम्स, TRIMS, ये भी 94 में हुआ था, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लिखना। एक लिखो आप ATC यानी एग्रीमेंट ऑन किस पे? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, ये भी 94 में हुआ था। और लास्ट लिख लो आप ट्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TRIPS, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। यानी इसको क्या लिखोगे? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिखोगे, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो उससे संबंधित यानी बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित आपकी बुद्धि ने जो चीज का इनोवेशन किया है, यानी जो नवाचार किया है, उसके लिए जो समझौता हुआ था 94 में हुआ था। ठीक है, ये था आपका WTO। और अगला हेडिंग आप तुरंत डालो सार्क। क्या डालोगे? सार्क, साउथ एशियन, फुल फॉर्म भी लिखना, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क लिखो, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में लिखो इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में लिखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में लिखो इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है, लगभग ये किसी काम का नहीं रहा, लेकिन सिलेबस में दिया तो हाईलाइट बताऊंगा ऊपर ऊपर ही। अगर आपकी इसको स्थापना पूछता है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। क्या लिखोगे? ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। एक पॉइंट। दूसरा इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तीसरा इसका मुख्यालय या सचिवालय, सचिवालय ऑब्लिक मुख्यालय कर दो। मुख्यालय ये है काठमांडू, नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको मैंने बता दिया। इसके जो सदस्य हैं, इसमें 8 सदस्य हैं, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, लेकिन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें भारत तो इंटरेस्ट रखता नहीं है पाकिस्तान की वजह से। सदस्य इसमें 8 हैं। 8 सदस्यों के नाम आने चाहिए आपको। पहला लिखो इंडिया, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना। दूसरा लिखो भूटान, तीसरा लिखो बांग्लादेश, चौथा लिखो श्रीलंका, पांचवा लिखो मालदीव, ठीक है, छठा लिखो पाकिस्तान, सातवां लिखो अफगानिस्तान। कितने हो गए? देखो, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कौन सा छूटा है इसमें? इंडिया, एक नेपाल छूटा है। ठीक है, इंडिया के साथ साथ यहाँ नेपाल लिख लो। ये 8 इसके सदस्य हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आएगा तो इसी से आएगा, कौन? सार्क का। अब आप कहोगे कि सर इसको याद कैसे करें? ये सार्क का नाम ही लग रहा है साउथ एशियन एसोसिएशन, यानी एशियाई यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका संगठन है, विश्व से कोई लिंक नहीं है इसका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सिर्फ पर्यवेक्षक देश हैं, कुछ इसमें यूरोपीय यूनियन वगैरह, उनको नहीं देखना हमने। ये 8 देश हैं, भारत और उसके पड़ोसी, देखो नेपाल पड़ोसी, भूटान पड़ोसी, बांग्लादेश पड़ोसी, श्रीलंका पड़ोसी, मालदीव पड़ोसी, पाकिस्तान पड़ोसी, अफगानिस्तान पड़ोसी। तो ध्यान रखना कि भारत के पड़ोसी ही इसके बेसिकली क्या है? मेंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके जो पर्यवेक्षक देश हैं उनकी संख्या पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना 9।
9 इसमें पर्यवेक्षक देश हैं, लेकिन सार्क इसलिए इंपोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि अब इस पे सम्मेलन होने ही मुश्किल हो गए। पर्यवेक्षक का मतलब सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन इसकी कार्यवाही में भाग वो ले सकते हैं। तो 9 पर्यवेक्षक राष्ट्रों के नाम याद रखना। पहला सम्मेलन इसका लिखो ढाका में, पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। इसका कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और ये कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में, और ये हुआ था 1985 में, 1985 में इसका पहला संगठन सम्मेलन हुआ था। दूसरा इसका भारत में, यानी भारत के अंदर पहला लिखो, इंडिया में पहला, इंडिया में फर्स्ट सम्मेलन। एक बार पूछा गया था ये, इंडिया में फर्स्ट हुआ था 1986 दिल्ली में। इंडिया में पहला सम्मेलन पूछता है तो 1986 से दिल्ली में हुआ था। अब उसके बाद इसके सम्मेलन होना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका 18वां सम्मेलन जो मेन हुआ था वो नेपाल काठमांडू में हुआ था 2014 में। 19वां सम्मेलन भारत ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने उरी में आक्रमण किया था जम्मू कश्मीर वगैरह में। 2016 में इस्लामाबाद होना था, भारत ने बहिष्कार कर दिया। तो इसका 18वां जो हुआ था 2014 में, कहाँ? काठमांडू में। ठीक है, 19वां रद्द हो गया था, इस्लामाबाद में था बाद। ठीक है, ये 2016 में था, लेकिन ये क्या हो गया? रद्द हो गया। क्यों हो गया रद्द? पाकिस्तान द्वारा भारत के उरी सेक्टर में अटैक किया तो भारत ने बहिष्कार कर दिया था। फिर उसके बाद 20वां वगैरह ये अभी हाल फिलहाल में नेपाल वगैरह में हुआ, उतना आपसे नहीं पूछना, आप उसको चेक कर लेना। सार्क के बारे में यही आपका था। इसके कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं, सार्क के जो रीजनल संगठन है अलग अलग जगह, वो लिख लो आप। ठीक है, आप एक लिखोगे ऐसे, सार्क जैसे मतलब रीजनल जो क्षेत्रीय स्तर पे कृषि केंद्र, यानी सार्क कृषि केंद्र, ये है ढाका में। ठीक है, दूसरा सार्क कृषि के बाद अपने आप में आपने लिखना है क्या? ऊर्जा संगठन, सार्क ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा का जो क्षेत्रीय संगठन है वो है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, तीसरा सार्क सांस्कृतिक, सांस्कृतिक ये है अपने आप में कहाँ? कोलंबो, श्रीलंका में, कोलंबो। चौथा लिखना है सार्क, मतलब इसके बाद आता है सार्क एड्स एंड टीबी, यानी टीबी एंड एड्स। ठीक है, टीबी प्लस एड्स, ये है नेपाल के काठमांडू में। और लास्ट आता है सार्क आपदा संगठन, आपदा, आपदा मतलब आपदा से जो लड़ने वाला है उसका है इंडिया के दिल्ली में। ये आपको उतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, इतना पूछेगा नहीं आपसे। ये था आपका टोटल दोनों संगठन, जिसके अंदर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सार्क, ये अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये फ्यूज हो चुका है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। इसकी जगह बिमस्टेक वगैरह कई अदर संगठन बन गए हैं लोकल लेवल पे। ये क्षेत्रीय संगठन है, इंटरनेशनल नहीं है। ये था आपका आज के 2 टॉपिक, ये भी आपके कंप्लीट होते हैं। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे। ध्यान रखिए, थैंक यू।